आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार भरी चित्र। इस अंक में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास, स्वामित्व योजना और आजादी का अमृत महोत्सव। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले कर्मियों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों खूंटी जिले के रेवा गांव स्थित नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट परिसर में बनने वाले एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। अमृत महोत्सव के 75वां वर्ष में हम इस संकल्प के साथ पूरा करें कि इस आजादी के अमृत महोत्सव में कोई भी घर ज्ञान के बिना न रहे, हर घर में शिक्षा पहुंचे, यह हम सुनिश्चित कर सकें। और ये जो एकलव्य मॉडल स्कूल है, ये उसी को पहले जिला स्तर पर एक नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, लेकिन ये जो विद्यालय है ये प्रखंड स्तर पर उसी तरह के सुविधाओं से युक्त, जहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी होगी, खेल के मैदान होंगे, बहुआयामी व्यक्तित्व को उभारने के लिए, क्षमता विकास के लिए, ज्ञान के नए स्रोत कैसे निकले वहां से, उसके लिए इस परिसर का निर्माण प्रखंड स्तर पर किया जाए। भारत सरकार ने एक फैसला किया कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार जल्दी से जल्दी जमीन उपलब्ध कराए ताकि भारत सरकार उसके लिए राशि आवंटित करे और विद्यालय, महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज जल्दी से जल्दी बने। तो ये सारा सुविधा शिक्षा का अब हर जिला में केंद्रीय विद्यालय खुल रहे, यहाँ पर स्वीकृति दी गई, सिमडेगा में चल रहा है, सरायकेला में शुरू हो गया, निर्माणाधीन है। तो इस तरीके से सभी जगहों में केंद्रीय विद्यालय खुले। इसका प्रयत्न हो रहा है, लेकिन जितनी तीव्रता के साथ कार्य हम राज्य के स्तर पर पूरा करेंगे, उतना ही लाभ जनता को मिलेगा। एकलव्य विद्यालय खुलने से जिले के निवासियों में खुशी देखी जा रही है। क्षेत्र की महिलाओं ने इसे सराहनीय कदम बताया है। बच्चा लोग का विकास होगा, कहे कि अभी का युग में पढ़ाई का बहुत जरूरी है। दूर दूर होने के कारण यहाँ के माँ बाप लोग भी गरीब हैं तो दूर नहीं ना भेज पाते हैं। यहाँ आवासीय विद्यालय रहेगा, सब चीज का सुविधा रहेगा तो हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा भी अच्छा से पढ़ लिख के होनहार बनेगा। बहुत तरह का लाभ भी होगा, फायदा भी होगा। काहे कि अभी दूर देने से तो ऑटो भाड़ा सब भी लगेगा, यहाँ नजदीक में बनेगा तो भाड़ा सब भी नहीं लगेगा। वैसा में गार्जियन का जो ऑटो भाड़ा होगा वो बचत होगा, वही पैसा को आदमी सबको मतलब कॉपी किताब कोई भी चीज में खर्च कर सकता है। बच्चा सबको रहने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, हर चीज यही सुविधा दिया जाएगा और गार्जियन को भी कोई परेशानी झेलना नहीं होगा। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड से 1 नवंबर को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। भूमि सुधार तथा राजस्व विभाग के सचिव एल ख्यांगते ने इस योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, यह योजना आबादी क्षेत्र में किया जाना है और ये कार्यक्रम है जो आबादी क्षेत्र में जो अपना प्रॉपर्टी है, अपना जो जमीन है का सीमांकन का कार्य करना है। जिला का कार्यकर्ता लोग आएंगे, चूना लगाएंगे और ऊपर से ड्रोन, छोटा सा एरोप्लेन से फोटो खींच करके उसका डिजिटल रूप में बना करके
आपका आबादी का क्षेत्र को सीमांकित किया जाएगा। इसमें कई अन्य स्टेटों में जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, किया गया है और बहुत सा अच्छा प्रमाण हुआ है। आपका जमीन का जो संपत्ति है के संबंध में आपका जो हक है उसका एस्टेब्लिश होगा और उसके अगेंस्ट में जैसे प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति प्रमाण पत्र हम लोग निर्गत करने जा रहे हैं के आधार पर अन्य दूसरा लाभ भी मिल सकते हैं। मेरा अनुरोध है सभी लोग, खास करके वर्तमान में अर्की का जनता लोगों को, कि ये जो ऐतिहासिक योजना जो शुरू होने जा रहा है पे आप अपना पूरा सहयोग दें। सभी पंचायतों को, मुखियाओं को, मुंडाओं को अनुरोध है कि इसमें आपका सहयोग दें ताकि आपका जो अच्छा से रिकॉर्ड हो जाए, अच्छा से अंकित हो जाए, डिजिटल रूप में भी हो जाए। इसमें आपस में कोई भी विवाद हो, इसी के माध्यम से विवादों का सॉल्यूशन हो जाए। और ये आप जान ले कि इसी सर्वे के बाद जब आप अपना संपत्ति का जो प्रमाण पत्र मिलेगा, इसमें आप कई तरह का सरकार का योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों के बीच बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आकाशवाणी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ का प्रसारण किया जा रहा है। आइए सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग की विशेष प्रस्तुति। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ, एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, जो हो पुरुष है हमारा सरदार। 31 अक्टूबर के दिन 1875 में देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। औलादी जिगरा मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो। भारत के लौह पुरुष के नाम से लोकप्रिय पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। गुजरात के नाडियाड में जन्मे वल्लभ भाई झावेरबाई पटेल और लाडबा की 6 संतानों में से एक थे। वल्लभ भाई पटेल ने कानून की पढ़ाई की और गोधरा में वकालत करने लगे। 1910 में कानून में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने कड़ी मेहनत की और रोमन कानून में टॉप किया। उन्हें पुरस्कृत किया गया और 3 वर्ष की जगह 2 वर्ष में ही बार में बुला लिया गया। 1913 में वल्लभ भाई भारत लौटे और अहमदाबाद में वकालत शुरू कर दी और शीघ्र ही अत्यधिक ख्याति अर्जित कर ली। 1917 से 1924 तक वल्लभ भाई अहमदाबाद के नगर आयुक्त रहे। इस पद पर आसीन होने वाले वो पहले भारतीय थे। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वो चर्चा में आए, जब उन्होंने बम्बई सरकार के विरोध में जन आंदोलन की योजना बनाई और 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद तो वो पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। यहाँ उन्होंने करों में वृद्धि के विरोध में जमींदारों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। बारडोली आंदोलन में उनके कुशल नेतृत्व के कारण ही उन्हें सरदार की उपाधि मिली। 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ, तब से लेकर अगस्त 1942 तक जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब तक सरदार पटेल कई बार जेल गए और कई बार तो 1 वर्ष से अधिक समय तक जेल में रहे। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें गृह और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी सौंपा गया। और इन्हीं उथल पुथल भरे दिनों के दौरान सरदार पटेल ने
560 से अधिक देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय का अत्यधिक जटिल और विस्मयकारी कार्य किया। वीपी मेनन के सहायता से सरदार पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मसौदा तैयार किया, जिस पर इन रियासतों के शासकों को हस्ताक्षर करना था। लेकिन जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें संयुक्त भारत में शामिल होने से या तो हिचकिचा रही थीं या बिल्कुल इच्छुक ही नहीं थीं। सरदार पटेल ने उनके साथ मजबूत और दृढ़ निश्चयी राजनेता के रूप में बात की और भारतीय संघ में उनका विलय कराने में सफल रहे। देश में एकता के महत्व पर सरदार पटेल के विचार। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमें निश्चय करना चाहिए, इतना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। सरदार पटेल संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1950 में सरदार पटेल का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। 15 दिसंबर 1950 को बम्बई के बिरला हाउस में उनका निधन हो गया। अनेक देशों की सरकारों और नेताओं ने उनके निधन पर शोक संदेश भेजे। उनका अंतिम संस्कार बम्बई के सोनापुर में किया गया, जिसमें करीब 10 लाख लोग शामिल थे। 1991 में भारत सरकार ने सरदार पटेल को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 2014 में सरकार ने उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। नर्मदा बांध पर बनी ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और देश के लिए सरदार पटेल की अमूल्य सेवा का यथोचित सम्मान है। भारतीय समाजवाद के सबसे अधिक प्रभावशाली नेताओं में से एक आचार्य नरेंद्र देव का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 31 अक्टूबर 1889 को हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की उपाधि ली और उसी समय वकालत शुरू कर दी। लेकिन उनकी रुचि तो बौद्धिक कार्यों में थी, इसलिए वो 1921 में काशी विद्यापीठ में इतिहास पढ़ाने लगे। बाद में वे लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आचार्य को कई बार जेल भेजा गया। 1940 में जब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया तो खराब स्वास्थ्य के बावजूद आचार्य आगे आए और जेल गए। 19 फरवरी 1956 को 67 वर्ष की उम्र में आचार्य का मद्रास में निधन हो गया। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान और बाद में शिक्षक, चिंतक और समाजवादी नेता के रूप में राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिल्य।